हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीके ट्रिक्स। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज चलाई थी आरबीएससी 11th क्लास की साइकोलॉजी की। उसमें हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखे थे। तो वहां पर काफी अधिक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि सर आप इन सारे वीडियोस को मर्ज करके एक वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए ताकि हमें देखने में आसानी हो। तो मैं उन सारे वीडियोस को मर्ज करके आपको ये एक वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपको ईमानदारी के साथ हर क्वेश्चन देखना है। और देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम में तो काम आने वाले हैं, लेकिन रीट के अलावा सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी ये आपके काम आएंगे और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी काम आएंगे। और निश्चित ही आपको आपके एग्जाम में इस वीडियो से काफी अधिक क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो आपसे केवल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन सारे क्वेश्चनों को आपको कहीं पर लिख लेना है और बार बार इनका रिवीजन करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। उक्त कथन है मेयर, सेंट्रोक, सिसरेली या फिर सभी। तो मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई, आप बताएं। तो यहाँ पर जो परिभाषा दे रखी है, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये इन सभी की परिभाषाएं हैं, मेयर, सेंट्रोक, सिसरेली। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। अधिकतर ये पुस्तकों में दे नहीं रखी है। आरबीएससी 11th क्लास की जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें इसका वर्णन किया हुआ है। आगे देखते फिर, किसने मन तथा शरीर दोनों को अलग अलग माना है और कहा कि इन दोनों में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता। तो ये ऐसे कौन है, अगस्टाइन और थॉमस, लिवनिज, स्पिनोजा या फिर देकार्ते। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, मन तथा शरीर इन दोनों को अलग अलग माना है अगस्टाइन और थॉमस इन दोनों ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, व्यक्ति जन्म के समय डेबुला रासा होता है, अर्थात उसका मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है और बाद में उसमें नए नए अनुभवों से नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। यह मत है लॉक का, क्रो एंड क्रो का, स्पिनोजा का या फिर देकार्ते का। तो आप बताइए ये मत किसका है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लॉक का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान रखिएगा। डेबुला रासा क्या होता है ये आप ध्यान रखिएगा कि जैसे कि कोई नवजात शिशु है, वो किस प्रकार का होता है, उसका मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है और बाद में उसमें नए नए अनुभवों से नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। तो यही है डेबुला रासा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये मत किसका है, लॉक का। आगे देखते हैं यहाँ पर, मनोविज्ञान संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है। उक्त कथन है। तो मनोविज्ञान की दूसरी परिभाषा है किसके द्वारा दी गई, आप बताएं। एक हमने आगे देख ली है, मेयर, सेंट्रोक, बेरोन या फिर कोई नहीं। तो मनोविज्ञान की ये परिभाषा दी गई थी बेरोन के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर, मनोविज्ञान के इतिहास को मूलतः कितने भागों में बांटा गया है। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से, पूर्व वैज्ञानिक काल और वैज्ञानिक काल। आगे देखते हैं, मनुष्य में जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता आदि जैसे गुण मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। यह मानना है, किसका मानना है बताएं, रूसो का, स्पेंसर का, स्टुअर्ट मिल का या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये स्पेंसर का मानना था। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, बार बार मापने से व्यक्ति के प्राप्तांक में कोई परिवर्तन नहीं आता। यह है वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता या फिर मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विश्वसनीयता। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है। यह है वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता या फिर मूल्यांकन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वैधता। तो ये आप दोनों ध्यान रखिएगा।
इन दोनों का वर्णन फर्स्ट चैप्टर में ही दे रखा है और इनसे कई बार रीट एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, तो आप कंटिन्यूसली ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। मनुष्य जन्म से ही अच्छे स्वभाव का होता है, परंतु समाज के कटु अनुभव उसके स्वभाव को बुरा बना देते हैं। ऐसा किसने कहा था? अरस्तु, प्लेटो, रूसो या फिर थॉमसन? तो ऐसा कहा गया था रूसो के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप कंटिन्यूसली ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर। संरचनावाद स्कूल का प्रारंभ किसने किया था? क्रो एंड क्रो, स्पेंसर, टिचनर या फिर जॉन डेवी? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, संरचनावाद स्कूल का प्रारंभ टिचनर के द्वारा किया गया था। कहाँ से? तो अमेरिका की कॉर्नेल विश्वविद्यालय से। कब? तो 1892 में। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। टिचनर के अनुसार चेतना के कितने तत्व होते हैं? तो अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 3 तत्व होते हैं। तो कौन कौन से हैं? संवेदन, भाव या फिर अनुराग, और एक है प्रतिमा या फिर प्रतिबिंब। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं। प्रकार्यवाद की स्थापना अनौपचारिक ढंग से किसके द्वारा की गई? विलियम जेम्स, जॉन डेवी, एंजिल या फिर कार्र? तो प्रकार्यवाद की स्थापना अनौपचारिक ढंग से की गई थी विलियम जेम्स के द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और विलियम जेम्स की पुस्तक का नाम भी आप ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। आगे देखते फिर। प्रकार्यवाद की स्थापना औपचारिक ढंग से किसके द्वारा की गई थी? तो आप बताइए, जॉन डेवी, एंजिल, कार्र या फिर सभी? तो इन तीनों के द्वारा की गई थी प्रकार्यवाद की औपचारिक ढंग से स्थापना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इन तीनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। व्यवहारवाद की स्थापना कब और किसने की? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो व्यवहारवाद की स्थापना 1913 में वॉटसन के द्वारा की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर। गेस्टोल्ट स्कूल की स्थापना कब व किसने की? तो गेस्टोल्ट स्कूल की स्थापना की गई थी वर्दिमर के द्वारा 1912 में। आगे देखते फिर। भारत में प्रथम मनोविज्ञान विभाग का प्रारंभ कब व कहां से हुआ? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, भारत में प्रथम मनोविज्ञान विभाग का प्रारंभ हुआ था 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं। 1922 में इंडियन साइको एनालिटिक्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? प्रेमचंद मेहरा, गिरिंद्र शेखर बोस, एस.एन. सेनगुप्ता या फिर सभी? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, गिरिंद्र शेखर बोस ने स्थापना की थी 1922 में इंडियन साइको एनालिटिक्स सोसाइटी की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर। इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं फिर। भारत में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग का प्रारंभ कब और कहां से हुआ? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है एप्लाइड साइकोलॉजी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, भारत में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग का प्रारंभ हुआ था 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो किस भाषा के शब्द से हुई आप बताएं? हिंदी, अंग्रेजी, ग्रीक या फिर लैटिन? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुई है। 2 शब्द कौन कौन से? साइके प्लस लोगोस। साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस अध्ययन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर। विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ व कब की? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में की थी इन्होंने 1879 में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा।
कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि लिपजिंग विश्वविद्यालय ये किस देश में है। कमेंट सेक्शन में आप लिख के जरूर बताएं। आपके पास दो ऑप्शन है, जर्मनी और फ्रांस। आगे देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान का लक्ष्य नहीं है? मापन एवं वर्णन, व्याख्या, पूर्व अनुमान एवं नियंत्रण या फिर परीक्षण। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा मनोविज्ञान का लक्ष्य यहाँ पर नहीं है, परीक्षण। मनोविज्ञान के ये 3 प्रमुख लक्ष्य होते हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, मापन एवं वर्णन, व्याख्या और पूर्व अनुमान एवं नियंत्रण। आगे देखते फिर, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये है ग्रीक दार्शनिक अरस्तु और प्लेटो के द्वारा। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। इन दोनों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने माना है? तो ये माना है लिविनिज व लॉक के द्वारा। आरबीएससी की जो आपके 11वीं क्लास की बुक है, इनमें इन दोनों का नाम दे रखा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, लिविनिज व लॉक ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है, और विलियम वुंट और टिचनर ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। और ये आप ध्यान रखिएगा, और वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, इन सभी के नाम आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर, साइकोलॉजी एन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री इंडियन एक्सपीरियंसेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक किसकी आप बताएं। ये पुस्तक लिखी गई है दुर्गानंद सिन्हा के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप कंटेंटली ध्यान रखिएगा। मनोविश्लेषण को एक स्कूल के रूप में किसके द्वारा स्थापित किया गया? एरिक्सन, सिगमंड फ्रायड, क्रो एंड क्रो या फिर विलियम जेम्स। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, मनोविश्लेषण को एक स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था सिगमंड फ्रायड के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, और ये आप ध्यान रखिएगा, सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि अगर आपको अचेतन मन का अध्ययन करना है तो इसके लिए आप इन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, मुक्त साचर्य विधि, सम्मोहन तथा स्वप्न की व्याख्या। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर, किस स्कूल के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतन अनुभूति है? संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद या फिर सभी। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संरचनावाद। तो आप ध्यान रखिएगा, संरचनावाद मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? चेतन अनुभूति। आगे देखते हैं यहाँ पर, किसके अनुसार मनोविज्ञान का संबंध मानसिक प्रक्रियाओं या कार्य के अध्ययन से होता है, ना कि चेतना के तत्व के अध्ययन से होता है? तो आप बताएं किसके अनुसार ये संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद या फिर सभी। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रकार्यवाद के अनुसार। तो आप कंटेंटली ध्यान रखिएगा, प्रकार्यवाद के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध मानसिक प्रक्रियाओं या कार्य के अध्ययन से होता है, ना कि चेतना के तत्व के अध्ययन से। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर, मनोविज्ञान की 4 विधियां प्रेक्षण, अनुबंधन, परीक्षण तथा शाब्दिक रिपोर्ट हैं किसके अनुसार? तो आप बताएं मनोविज्ञान की ये 4 विधियां किसके द्वारा बताई गई है? तो ये बताई गई है वॉटसन के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप ये कंटेंटली ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो कौन है आप बताएं। ये है विलियम वुंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, गेस्टॉल्ट किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, ग्रीक, जर्मन या फिर फ्रेंच। तो जो यहाँ पर दे रखा है गेस्टॉल्ट, ये जर्मन भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसका अर्थ क्या होता है? समग्र आकृति, समग्र आकृति। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रेक्षण के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, प्रेक्षण के प्रकार होते हैं 3। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक है सहभागी प्रेक्षण। आप ध्यान रखिएगा, प्रेक्षण को इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन कहते हैं।
एक है सहभागी, एक होता है असहभागी प्रेक्षण और एक होता है स्वाभाविक प्रेक्षण। तो यहाँ पे कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा, ये 3 प्रकार होते हैं प्रेक्षण के। फिर आगे देखते हैं, साक्षात्कार आमने सामने किया गया एक संवादोचित आदान प्रदान है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है, उक्त कथन है। तो ये परिभाषा किसकी आप बताएं? कलिंगर, डेजिन, टाइडमैन या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ये साक्षात्कार की परिभाषा दे रखी है ये दी गई थी डेजिन के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, निरीक्षण विधि में अध्ययन किया जाता है वयस्कों का, अपाहिजों का, पशुओं का या फिर सभी का। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, निरीक्षण विधि में इन सभी का अध्ययन किया जाता है। वयस्कों का, छोटे बच्चों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है, अपाहिजों का भी किया जाता है और जो पागल लोग होते हैं उनका भी निरीक्षण विधि के तहत अध्ययन किया जाता है, पशुओं का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, केस स्टडी विधि के जनक कौन है? इसका अन्य नाम है व्यक्ति इतिहास विधि, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आप बताइए इसके जनक कौन है? इसके जनक है टाइडमैन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर, यदि अध्ययनकर्ता भीड़ व्यवहार का अध्ययन करना चाहता है तो वह कौन सी विधि का प्रयोग करेगा? साक्षात्कार विधि, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि या फिर कोई नहीं। तो अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यदि अध्ययनकर्ता को भीड़ के व्यवहार का अध्ययन करना है तो वो प्रयोग करेगा निरीक्षण विधि का, ऑब्जर्वेशन मेथड का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, किस विधि को नैदानिक विधि भी कहा जाता है? केस स्टडी विधि, प्रेक्षण विधि, साक्षात्कार विधि या फिर आत्मनिष्ठ विधि। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, जो केस स्टडी विधि है इसको नैदानिक विधि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। साक्षात्कार आमने सामने की अंतर्व्यक्तिक भूमिका परिस्थिति होती है जिसमें एक साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के शोध समस्या से संबंधित उत्तरों की प्राप्ति के लिए प्रश्न करता है। उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई? कलिंगर, डेजिन, टाइडमैन या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ये साक्षात्कार की परिभाषा दे रखी है ये दी गई थी कर्लिंगर के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है, किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रयोग में मुख्यतः कितने चर होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रयोग में मुख्यतः जो चर होते हैं वो होते 3। कौन कौन से? एक होता है स्वतंत्र चर, एक होता है आश्रित चर और एक होता है संगत या नियंत्रण चर। तो आप ध्यान रखिएगा, नॉर्मली हमें पता है स्वतंत्र चर, आश्रित चर और एक होता है मध्यस्थ चर, लेकिन इस पुस्तक में ये दे रखा है तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, संगत या फिर नियंत्रण चर। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? कर्लिंगर, डेजिन, टाइडमैन, विलियम वुंटवर्थ टिचनर। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया गया था विलियम वुंटवर्थ टिचनर के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। निरीक्षण विधि का अन्य नाम क्या है? केस स्टडी विधि, प्रेक्षण विधि, साक्षात्कार विधि या फिर आत्मनिष्ठ विधि। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, प्रेक्षण विधि निरीक्षण विधि का अन्य नाम है। साक्षात्कार संदर्भ किसी तरह के नियंत्रण व चेतन प्रतिबंध से जहां तक संभव हो मुक्त या स्वतंत्र रहता है। उक्त कथन है ब्लैक व चैंपियन का, यंग का, विलियम जेम्स या फिर कोई नहीं। तो आप बताइए साक्षात्कार के संबंध में यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया है ब्लैक व चैंपियन के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, कार्य या उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार के कितने प्रकार होते हैं? 3, 5, 7 या फिर 9।
तो कार्य या उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार के 5 प्रकार होते हैं, और ये 5 प्रकार कौन कौन से, ये आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट है नैदानिक साक्षात्कार, सेकंड है शोध साक्षात्कार, थर्ड होता है निदानात्मक साक्षात्कार, फोर्थ है चयन साक्षात्कार, और पांचवा है केंद्रित साक्षात्कार। तो ये आप ध्यान रखिएगा किसके आधार पर है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कार्य या उद्देश्य के आधार पर। ये 5 प्रकार होते हैं साक्षात्कार के। नेक्स्ट आगे है, मनोविज्ञान की सबसे पहली व पुरानी विधि कौन सी है? अंतर्निरीक्षण विधि, खोज विधि, अनुदेशन विधि या फिर केस स्टडी विधि। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, मनोविज्ञान की सबसे पहली व पुरानी जो विधि है वो है अंतर्निरीक्षण विधि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी कमी निरीक्षण विधि की है? तो आपको यहाँ पर निरीक्षण विधि का दोष बताना है। ऑप्शन देखते हैं। इस विधि ने मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र काफी विस्तृत कर दिया है। इस विधि द्वारा एक समय में एक से अधिक प्राणियों के व्यवहारों का निरीक्षण आसानी से होता है। प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण काफी आसानी से किया जा सकता है। प्रेक्षक द्वारा किया गया परीक्षण वस्तुनिष्ठ ना होकर आत्मनिष्ठ हो जाता है। तो आप बताएं यहाँ पर कमी कौन सी है निरीक्षण विधि की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। प्रेक्षक द्वारा किया गया परीक्षण वस्तुनिष्ठ ना होकर आत्मनिष्ठ हो जाता है। ये इसकी एक कमी है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके गुण कौन कौन से हैं? तो जो ऊपर के ये तीनों फैक्ट दे रखे हैं, ये तीनों इसके गुण हैं निरीक्षण विधि के। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर, रचना के आधार पर साक्षात्कार के कितने प्रकार होते हैं? तो आप बताएं। इससे पहले हमने जो आगे क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें देखा था कार्य या उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार, जो कि 5 होते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि रचना के आधार पर साक्षात्कार के कितने प्रकार होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा रचना के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार होते हैं 2। कौन कौन से? संरचित साक्षात्कार और असंरचित साक्षात्कार। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, ऐसी कौन सी विधि है जिसके सहारे मनोविज्ञान को एक प्रयोगात्मक स्तर मिला? अंतर्निरीक्षण विधि, खोज विधि, अनुदेशन विधि या फिर केस स्टडी विधि। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अंतर्निरीक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसके सहारे मनोविज्ञान को एक प्रयोगात्मक स्तर मिला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर, व्यक्ति इतिहास विधि के गुण कौन सा है? इस विधि द्वारा व्यक्ति का गहन अध्ययन संभव है। व्यक्ति के मानसिक तथा शारीरिक विकास क्रम को अच्छी तरह से जांचा जा सकता है। व्यक्ति की समस्याओं एवं उसके संभावित कारणों पर प्रकाश डालने का सुनहरा अवसर या फिर सभी। तो देखिए जितने भी यहाँ पर ये दे रखे कथन, ये सभी गुण हैं व्यक्ति इतिहास विधि के। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है, संरचित साक्षात्कार को और किस नाम से जाना जाता है? नैदानिक साक्षात्कार, शोध साक्षात्कार, औपचारिक साक्षात्कार या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, संरचित साक्षात्कार को औपचारिक साक्षात्कार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए अभी हमने आगे क्वेश्चन डिस्कस किया था कि रचना के आधार पर साक्षात्कार के कितने प्रकार होते हैं, तो ये होते हैं 2 प्रकार। कौन कौन से? एक है संरचित साक्षात्कार और एक है असंरचित साक्षात्कार। तो ये आपको कंटेस्टली ध्यान में होने चाहिए। आगे देखते फिर, साक्षात्कार विधि का दोष है, शाब्दिक अनुक्रिया के आधार पर किया गया निर्णय अधिक वैध नहीं माना जा सकता। साक्षात्कारकर्ता का ध्यान साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कार में न होना। साक्षात्कार में गुण पाया जाता है या फिर सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये सभी दोष होते हैं साक्षात्कार विधि के। तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, शोध साक्षात्कार अधिकतर उन मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है जो किसी विशेष समस्या का उत्तर तुरंत पा लेना चाहते हैं। उक्त कथन है। तो ये कथन किसका है बताएं? ये कथन है यंग का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा।
ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर, सर्वे विधि का निम्न में से कौन सा दोष है? इसके द्वारा कम समय में अधिक से अधिक व्यक्तियों से आंकड़े संग्रह किए जा सकते हैं। इससे प्राप्त निष्कर्ष में सामान्यकरण का गुण अधिक होता है। इसका प्रयोग शिशुओं पर नहीं किया जा सकता, या फिर सभी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, सर्वे विधि का जो यहाँ पर दोष है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका प्रयोग शिशुओं पर नहीं किया जा सकता। ये इसका एक दोष है। जो ऊपर ये 2 कथन दे रखे हैं ये सर्वे विधि के गुण हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, मनोविज्ञान की सबसे प्रमुख और वैज्ञानिक विधि यहाँ पर कौन सी आपको बतानी है? सर्वे विधि, प्रयोगात्मक विधि, साक्षात्कार विधि, या फिर केस स्टडी विधि। तो मनोविज्ञान की सबसे प्रमुख और वैज्ञानिक विधि है प्रयोगात्मक विधि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। प्रयोगात्मक विधि के गुण हैं, प्राप्त निष्कर्ष की आंतरिक वैधता काफी अधिक होती है। प्रयोगात्मक विधि में पुनरावृत्ति का गुण होता है। प्रयोगात्मक विधि काफी वस्तुनिष्ठ होती है, या फिर सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रयोगात्मक विधि के ये सभी गुण होते हैं, तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए, जो भी आपके एग्जाम है, स्पेशली रीट एग्जाम, उनमें इस तरह के क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक है, गुण और दोषों वाले। तो आपको इनके गुण दोष के बारे में अच्छे से आना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, टेलीग्राम चैनल पर मैंने जो आपके आरबीएससी की 11th और 12th क्लास की बुक्स हैं उनकी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर रखी है, तो वो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उनका 1-2 बार रीडिंग जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखते हैं, ऐसा किसका मानना था कि प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष कृत्रिम प्रयोगात्मक परिस्थिति तक सीमित है तथा उनका सामान्यकरण वास्तविक स्वाभाविक परिस्थितियों के व्यवहार के बारे में नहीं किया जा सकता है? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, जो यहाँ पर एक कथन दे रखा है ये किसके संबंध में है? जो प्रयोगात्मक विधि है उसके दोष के संबंध में, ठीक है, उसमें दोष दर्शाया गया है इस कथन के माध्यम से। मॉर्गन, किंग, रॉबिन्सन, या फिर सभी। तो ऐसा मानना था इन सभी का, मॉर्गन का भी, किंग का भी और रॉबिन्सन का भी। तो आप ध्यान रखिएगा, इनका क्या मानना था कि प्रयोग से जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं वे कृत्रिम प्रयोगात्मक परिस्थितियों तक ही सीमित रहते हैं। उनका सामान्यकरण वास्तविक स्वाभाविक परिस्थितियों के व्यवहार के बारे में नहीं किया जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और हमारे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, चरों पर सख्त नियंत्रण करने की क्षमता ही प्रयोगात्मक विधि को प्रेक्षण के अन्य विधियों से अलग करती है। तो ये किसके द्वारा कहा गया बताएं? एटकिंसन, हिलगार्ड, मैकडूगल, या फिर एक और दो दोनों? तो ऐसा कहा गया था इन दोनों के द्वारा, एटकिंसन और हिलगार्ड के द्वारा। तो यहाँ पर 4th नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्यक्ति के लिए जीवन की परिस्थितियां वही महत्व रखती है जो समुद्री जहाजों के लिए चट्टान, समुद्र की लहरें तथा तेज हवाएं रखती हैं। उक्त कथन है टीपी नन, गैरिसन, कुप्पुस्वामी, या फिर युंग? तो आप बताइए यह कथन किसका है? तो यहाँ पर जो ये कथन दे रखा है ये है टीपी नन का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर, वंशक्रम के भिन्नता के नियम को किसने प्रयोग के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया था? लेमार्क, डार्विन, गैरिसन, या फिर एक और दो दोनों ने? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी लेमार्क और डार्विन इन दोनों ने वंशक्रम के भिन्नता के नियम को प्रयोग करके स्पष्ट करने का प्रयास किया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे हैं, वंशक्रम का प्रभाविकता एवं वियोग का नियम किसने प्रतिपादित किया था? लेमार्क, गैरिसन, मेंडल, या फिर डार्विन? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, वंशक्रम का प्रभाविकता एवं वियोग का नियम ये प्रतिपादित किया गया था मेंडल के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, पूर्व किशोर अवस्था में किसका वजन और लंबाई अधिक होती है? लड़के की, लड़की की, दोनों की समान होती है, या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर होगा, पूर्व किशोर अवस्था में जो लड़की होती है
लड़कियों की लंबाई और जो वजन होता है वो अधिक होता है बजाय किसके, लड़कों के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, बालक के विकास पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। जो संस्कृति जितनी उन्नत होगी उससे संबंधित व्यक्ति उसी मात्रा में गुणों का अर्जन करेगा। उक्त कथन है मार्गेट मिड व बेनेडिक्ट गैरिसन, क्रो एंड क्रो या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर जो कथन दे रखा है ये कथन है मार्गेट मिड व बेनेडिक्ट का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, माता पिता और उसके बच्चों में जो वंशक्रम संबंधी भिन्नता पाई जाती है उसके प्रमुख कारण क्या है? उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, दोनों या फिर कोई नहीं। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोनों, उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन, ये दोनों। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उत्परिवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं म्यूटेशन और प्राकृतिक चयन को नेचुरल सिलेक्शन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये दो प्रमुख कारण है माता पिता और जो उनके बच्चे होते हैं उनमें जो भिन्नता पाई जाती है उनको दर्शाने के लिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकास का मूलभूत सिद्धांत है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है या फिर सभी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर ये जो तीनों दे रखे हैं ये विकास के मूलभूत सिद्धांत हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर, मानव विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक वातावरणीय है? भोजन, शुद्ध वायु एवं प्रकाश, संस्कृति, समाज व परिवार या फिर सभी। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है सभी, यानी जो ये सभी यहाँ पर कारक दे रखे हैं ये सभी वातावरणीय कारक हैं जो मानव के विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर, वातावरण और वंशक्रम हैं एक दूसरे के समान, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के पूरक या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आगे देखते हैं, वंशक्रम के बीजकोश की निरंतरता का नियम किसने दिया था? लेमार्क, डार्विन, बिजमैन या फिर गॉल्टन। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है बीजकोश की निरंतरता का नियम ये दिया गया था बिजमैन के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, मानव शरीर का निर्माण केवल एक कोशिका से होता है, इसको क्या कहते हैं? गुणसूत्र, जीन, जाइगोट या फिर कोई नहीं। तो इसको कहा जाता है जाइगोट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर यहाँ पर, किस नियम के अनुसार, यहाँ पर ये बालक है, बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं? समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम या फिर सभी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, देखिए समानता का नियम तो होगा नहीं, क्योंकि अगर सभी गुण माता पिता के समान होते तभी होगा समानता का नियम, और अगर बिल्कुल ही विपरीत हैं तो होगा भिन्नता का नियम। तो ये दोनों नहीं होंगे। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा प्रत्यागमन का नियम। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो बालक होता है वो अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं। किस युक्ति में अवांछनीय विचारों, भावों और यादों को चेतन मन में धकेल दिया जाता है क्योंकि उसे याद करना कष्टपूर्ण या भय पैदा करने वाला होता है? तर्क संगतिकरण, दमन, प्रतिस्थापन या फिर प्रक्षेपण। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ये युक्ति है दमन। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, व्यक्ति अपनी गलतियों से उत्पन्न चिंता को बाहरी वातावरण या संसार पर प्रक्षेपित कर देता है, जैसे मैं उसे घृणा करता हूं के बजाय वह मुझसे घृणा करती है, कहा जाता है। यह रक्षा युक्ति होगी। तर्क संगतिकरण, दमन, प्रतिस्थापन या फिर प्रक्षेपण।
तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रक्षेपण। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यानी कोई भी व्यक्ति है इसमें वो खुद की गलती स्वीकार नहीं करता है, दूसरों में गलतियां निकाल देता है। जैसे कि उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, मैं उससे घृणा नहीं करता हूं, बजाय वो मुझसे घृणा करती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिसके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, कुपोषण या गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित या निर्बल बना देते हैं। ऐसा किसके द्वारा कहा गया था? स्किनर, गैरिसन वान्य, क्रो एंड क्रो या फिर जेसल। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, वंशानुक्रम और जो वातावरण है इनसे संबंधित ये परिभाषाएं ये दी गई थी स्किनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, जीन किस पर विद्यमान रहते हैं? कोशिकाओं पर, माइक्रोसोम्स पर, माइटोकॉन्ड्रिया पर या फिर गुणसूत्र पर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, जीन ये विद्यमान रहते हैं गुणसूत्रों पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, अन्य व्यक्ति के व्यवहार को स्वयं के व्यवहार की तरह अपनाना, जैसे कि माता पिता के मूल्यों को बालक द्वारा स्वयं के मूल्यों के रूप में किया जाता है, यह युक्ति है। प्रतिस्थापन, प्रक्षेपण, अंतर्वेशन या फिर प्रतिक्रिया निर्माण। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 अंतर्वेशन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए जितनी भी रक्षा युक्तियां दे रखी हैं इनसे रीट एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आए हैं, ये आपके लिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं यहाँ पर, शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है बताएं? कुपुस्वामी, गैरिसन वान्य, लेमार्क या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ये कथन दे रखा है ये कथन है गैरिसन व अन्य का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए जितनी भी ये परिभाषा आ रही है ये आपको किसी भी पुस्तक में नहीं मिलने वाली है, तो आप इन सभी को कहीं पर नोट डाउन जरूर करिएगा, ये आपके लिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं यहाँ पर, अर्जित गुणों के स्थानांतरण के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? लेमार्क, डार्विन, बिजमैन या फिर गोल्डन। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, अर्जित गुणों के स्थानांतरण के नियम का प्रतिपादन यह किया गया था लेमार्क के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? जिराफ की गर्दन पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, विकास से संबंधित ये परिभाषा है जो कि आपके पुस्तक में दे रखी है। विकास अभिवृद्धि के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक है। इसका अवलोकन, मूल्यांकन एवं कुछ सीमा तक 3 रूपों शरीर रचनात्मक, शरीर क्रिया विज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक में मापन किया जा सकता है। व्यवहारात्मक संकेत ही विकास के सर्वाधिक व्यापक परिचायक हैं। उक्त परिभाषा है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? गेसल, हर्लॉक, सोरेनसन या फिर गॉर्डन। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, ये जो परिभाषा दे रखी है ये है गेसल की परिभाषा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कीवर्ड के रूप में आप फर्स्ट लाइन को ये आप ध्यान रखिएगा, विकास अभिवृद्धि के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक है। ये फर्स्ट लाइन आप ध्यान रखिएगा। ऐसा किसके द्वारा कहा गया? तो गेसल के द्वारा। और आप ये भी ध्यान रख सकते हैं इसमें 3 रूप बताए गए हैं, एक ये और एक ये। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। कीवर्ड के रूप में आप ध्यान रखेंगे तो आपको अधिक दिन तक याद रहेगी। आगे देखते फिर, अपनी भावनाओं या व्यवहार के बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया विकसित करना, जैसे यहाँ पर घृणा है, ये घृणा के स्थान पर प्रेम करना, यहाँ पर कौन सी रक्षा युक्ति होगी? तो आप बताएं, प्रतिस्थापन, प्रक्षेपण, अंतर्वेशन या फिर प्रतिक्रिया निर्माण। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रतिक्रिया निर्माण। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते फिर, जो वंशानुक्रम है उसका
निर्धारक कहलाता है? गुणसूत्र, जीन, कोशिका या फिर जाइगोट? तो वंशानुक्रम का निर्धारक ये कहलाता है जीन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, जीवन की मनोवृत्ति की ऊर्जा को सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है? चेतन मन, लिबिडो, मानस ऊर्जा या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, जीवन की मनोवृत्ति की ऊर्जा को सिगमंड फ्रायड के द्वारा कहा गया है लिबिडो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं? तो कितनी आप बताएं, 4, 5, 8 या फिर 10? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 8 अवस्थाएं हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखते हैं, विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों की सरलता को संभव बनाता है, उक्त कथन है। तो ये कथन किसका है बताइए, गैरिसन, कुपुस्वामी, युंग या फिर मार्गेट मीड का? तो यहाँ पर जो ये कथन दे रखा है विकास के संबंध में, ये कथन है कुपुस्वामी का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, व्यक्ति के विकास में जातीय संस्कृति का बड़ा हाथ है। जातीय संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। ये कथन किसका है? तो यहाँ पर जो ये कथन दे रखा है ये कथन है युंग का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है, उक्त कथन है। तो यह कथन किसका है बताएं, गैरिसन व अन्य, डगलस व हॉलैंड, क्रो एंड क्रो या फिर हरलॉक? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डगलस व हॉलैंड, इन दोनों का ये कथन है। आगे देखते हैं, व्यक्ति का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ जन्म के समय से ही हो जाता है और यह तब तक चलती रहती है जब तक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता। दूसरे शब्दों में विकास व्यक्ति के अधिकतम संगठन और एकीकरण की पूर्णता की प्रक्रिया है। तो विकास के संबंध में यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई आप बताएं? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये परिभाषा दी गई थी गॉर्डन के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए आगे हमने गैसल की परिभाषा देख ली है विकास के संबंध में, और जो हमने आरबीएससी मनोविज्ञान की 11th क्लास की पुस्तक के जो फर्स्ट वीडियो देखा था, फर्स्ट वीडियो में विकास से संबंधित 2 परिभाषाएं देखी थी, हरलॉक और सोरेनसन की। वो मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको उस टाइम से ही बोल दिया था कि इन सभी क्वेश्चनों का आप कहीं पर संकलन कर लें, ठीक है, इनको लिख लें। जब भी आपका एग्जाम हो तब आप इनका एक बार रीडिंग करके जरूर जाइएगा, ये आपको काफ़ी अधिक हेल्प देंगे। तो मैं वापस नहीं ले रहा हूँ ताकि ये रिपीटेशन नहीं हो। तो यहाँ पर जो ये परिभाषा दे रखी है ये किसकी है? गॉर्डन की। आगे देखते हैं यहाँ पर, जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि यह परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं और इन्हीं को विकास के सिद्धांत कहते हैं। तो ये परिभाषा किसकी है? विकास के सिद्धांत की ये परिभाषा दी है, तो किसने दी आप बताएं? तो ये परिभाषा दी गई थी गैरिसन व अन्य के द्वारा। आगे देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपका जितना भी स्कोर आए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। विकास से प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, उक्त कथन है। स्किनर, गैरिसन व अन्य, क्रो एंड क्रो या फिर जेसल? तो अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्किनर की यह परिभाषा है। अव्यक्त अधिगम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? टॉलमैन, कोहलर, कोफका या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है टॉलमैन का है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, पावलोव के प्रयोग में भोजन है, तो भोजन क्या आप बताएं?
अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक या फिर अनुबंधित अनुक्रिया। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा पावलो के प्रयोग में भोजन है अनुबंधित उद्दीपक यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर चिन्ह, प्रतीक, संख्या, संप्रत्यय, अक्षर, अक्षरों के समूह, वाक्य इत्यादि के अर्थ सीखने तथा उनके आशय को समझने से संबंधित अधिगम कौन सा है? अंतर्दृष्टि अधिगम, अव्यक्त अधिगम, वाचिक अधिगम या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये है वाचिक अधिगम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट है। आगे देखते हैं सबसे सरल प्रकार का सीखना जो साहचर्य पर आधारित होता है कहलाता है अधिगम, अनुबंधन, संज्ञान या फिर परिपक्वता। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है सबसे सरल प्रकार से सीखना जो साहचर्य पर आधारित होता है वो है अनुबंधन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं मनोविज्ञान में अनुबंधन के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2। मनोविज्ञान में अनुबंधन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक प्राचीन अनुबंधन और एक क्रियात्मक अनुबंधन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर किस सिद्धांत के अनुसार जब एक तटस्थ उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ युग्मित कर प्रस्तुत किया जाता है तो कुछ प्रयासों के पश्चात प्राणी उस उद्दीपक के प्रति भी वैसी ही अनुक्रिया करने लगता है जो वह स्वाभाविक उद्दीपक के साथ करता है। तो ये कौन सा सिद्धांत है आप बताएं? प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या फिर सभी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ये जो दे रखा है ये एक उदाहरण है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है वातावरण, आयु तथा परिपक्वता, थकान, संवेगात्मक स्थिति या फिर सभी। तो यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर है अधिगम को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर कौन सा अनुबंधन अधिगम का एक ऐसा प्रकार है जिसमें अनुक्रिया को पुनर्बलन द्वारा मजबूत बनाया जाता है? तो आप बताइए प्राचीन अनुबंधन में, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में, स्वाभाविक अनुबंधन में या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर ये पुनर्बलन वर्ड यूज हो रहा है तो आपका आंसर होना चाहिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर किस अधिगम में मॉडल के व्यवहार का परीक्षण कर ज्ञान अर्जित किया जाता है? वाचिक अधिगम में, सांकेतिक अधिगम में, प्रेक्षणात्मक अधिगम में या फिर अर्थपूर्ण अधिगम में। तो यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड प्रेक्षणात्मक अधिगम में। इसमें मॉडल के व्यवहार का परीक्षण कर ज्ञान को अर्जित किया जाता है। आगे देखते हैं बंडूरा ने अध्ययनों द्वारा शिक्षण अधिगम के कितने तत्व बताए हैं? तो बताए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इन्होंने बताया 4 तत्व। कौन कौन से? अवधान, स्मृति, अनुकरण और अभिप्रेरणा। तो ये आप कंट्रोस्टली ध्यान रखिएगा, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं थॉर्नडाइक के किस नियम के अनुसार यदि एक अनुक्रिया के संतोषजनक परिणाम होते हैं तो उसकी पुनरावृत्ति होती है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये होगा प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा पुनर्बलन का प्रकार है? प्राथमिक पुनर्बलन, द्वितीयक पुनर्बलन, धनात्मक पुनर्बलन, ऋणात्मक पुनर्बलन या फिर सभी। तो ये सभी पुनर्बलन के प्रकार होते हैं तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। व्यवहार या व्यवहार की क्षमता में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है जो अनुभव तथा अभ्यास के कारण होता है? चिंतन, अभिप्रेरणा, प्रतिमान या फिर अधिगम। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये होगा अधिगम कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते फिर
निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने कबूतर पर अपना प्रयोग किया था? B.F. स्किनर, I.P. पावलोव, हल या फिर थॉर्नडाइक? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, B.F. स्किनर ने कबूतर पर अपना प्रयोग किया था। और इन्होंने चूहे पर भी अपना प्रयोग किया था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, ऐसी कोई भी घटना या उद्दीपक जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है, क्या कहलाता है? अनुबंधन, पुनर्बलन, उद्दीपन या फिर अनुक्रिया? तो यहाँ पर जो ये परिभाषा दे रखी है, ये परिभाषा है पुनर्बलन की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के बारे में सत्य कथन है। अनुक्रिया ऐच्छिक होती है, प्राणी सक्रिय होता है, एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है, या फिर सभी? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी। ये सभी जो कथन दे रखे हैं ये सभी सत्य कथन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के बारे में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें प्राणी सक्रिय रहता है, जो अनुक्रिया होती है वो ऐच्छिक होती है, और एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है। आगे देखते हैं फिर, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने भूखी बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है थॉर्नडाइक ने किया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आप एक कविता बार बार दोहरा कर सीखते हैं, यहाँ पर सीखते हैं, अध्यापक के कहने पर आप उस कविता को सुना देते हैं, कविता का यह सुनाना क्या कहलाता है? अधिगम, निष्पादन, पुनर्बलन या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा निष्पादन। ये शब्द आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन जो इसकी इंग्लिश है वो है परफॉर्मेंस। जब भी आपका रीड का एग्जाम हो, अगर आपको किसी वर्ड की हिंदी समझ में नहीं आए तो आप उसकी इंग्लिश जरूर देखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। निष्पादन इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं यहाँ पर, सीखी गई अनुक्रिया का लोप होना क्या कहलाता है? विलोप, विभेदन, सामान्यकरण, स्वतः पुनर्प्राप्ति या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, सीखी गई अनुक्रिया का लोप होना कहलाता है विलोप। चरित्रहीन माता पिता की संतानें चरित्रहीन होती हैं, ऐसा किसके द्वारा कहा गया था? सिगमंड फ्रायड, डगलस, क्रो एंड क्रो या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डगलस की ये परिभाषा है। देखिए यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके चैप्टर 4 से संबंधित हैं। कुछ क्वेश्चन छूट गए थे चैप्टर 4 से जो कि इंपॉर्टेंट है, तो वो हम देख लेते हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार पानी में रखे गए हिमखंड का कौन सा भाग अचेतन मन को दर्शाता है? बाहरी भाग, मध्य वाला भाग, आंतरिक भाग या फिर कोई नहीं? तो अचेतन मन को दर्शाता है जो आंतरिक भाग है, जो हिमखंड का आंतरिक भाग जो कि जल के अंतर्गत है, ये किसको दर्शाता है? अचेतन मन को दर्शाता है। और जो बाहरी भाग है वो दर्शाता है चेतन मन को, और जो मध्य वाला भाग है वो अर्धचेतन मन को या फिर अवचेतन मन को, आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, माता से दंड मिलने पर बालक क्रोधित होकर अपना क्रोध अपने खिलौने या अपने छोटे भाई बहनों पर निकालता है, तो यहाँ पर ये रक्षा युक्ति कौन सी है? प्रक्षेपण, प्रतिस्थापन, दमन या फिर कोई नहीं? तो लास्ट वीडियो में हमने प्रक्षेपण का भी उदाहरण देखा था और दमन का भी उदाहरण देखा था। ये जो उदाहरण है ये किसका है? ये प्रतिस्थापन का एक उदाहरण है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की मुख्य अवस्था का समय है, तो आप बताएं। तो यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर है वो है जन्म से लगाकर 18 माह तक। इस पुस्तक में ये दे रखा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। और जो सिगमंड फ्रायड है इन्होंने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की 5 अवस्थाएं बताई है। कौन कौन सी बताई है ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं अगर आपको आती है तो। आगे देखते हैं यहाँ पर, फ्रायड के अनुसार किस प्रकार का मन हमारे व्यवहार और अनुभवों को लगातार प्रभावित करता है जिसके प्रभाव के बारे में हम जानते भी नहीं हैं? चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर है ये है अचेतन मन। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था उद्यमिता बनाम
हीन भावना है, दूसरी, चौथी, छठी या फिर आठवीं? तो ये अवस्था है उद्यमिता बनाम हीन भावना, चौथी अवस्था। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जिक बार्डो व रुक ने चिंतन को कितने भागों में बांटा है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जिक बार्डो व रुक ने चिंतन को 2 भागों में बांटा है। ये 2 भाग कौन कौन से हैं? स्वली चिंतन और एक है यथार्थवादी चिंतन। तो ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। स्वप्न, स्वप्न चित्र तथा अभिलाषा किस प्रकार के चिंतन के उदाहरण हैं? स्वली चिंतन, यथार्थवादी चिंतन, अभिसारी चिंतन या फिर कोई नहीं? तो यहां पर जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये स्वली चिंतन के उदाहरण हैं। स्वप्न, स्वप्न चित्र, अभिलाषा, ये सभी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने यथार्थवादी चिंतन को कितने भागों में बांटा है? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मनोवैज्ञानिकों ने यथार्थवादी चिंतन को 3 भागों में बांटा है। तो ये 3 भाग कौन कौन से आप ध्यान रखिएगा। एक है अभिसारी चिंतन, एक है सृजनात्मक चिंतन और एक है आलोचनात्मक चिंतन। तो ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। ये तीनों प्रकार है यथार्थवादी चिंतन के। आगे देखते हैं। यहाँ पर चिंतन में संप्रत्ययों, प्रतिज्ञाप्ति तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है, उक्त परिभाषा है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है बताएं? बैरॉन, सिल्वरमैन, रुक या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, चिंतन की ये परिभाषा दी गई है बैरॉन के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कीवर्ड के रूप में आपको यहाँ पर ध्यान रखना इन शब्दों को, संप्रत्ययों, प्रतिज्ञाप्ति तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखते हैं। किस प्रकार के चिंतन को निगमनात्मक चिंतन कहते हैं? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन या फिर कोई नहीं? तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अभिसारी चिंतन। फिर आगे देखते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें कुछ घटना या वस्तु के बारे में कहने पर वे उनका गुण दोष परखते हैं, तो उनमें किस प्रकार का चिंतन होता है? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन या फिर कोई नहीं? तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आलोचनात्मक चिंतन होता है इस प्रकार के लोगों में, जो किसी भी घटना या फिर वस्तु के बारे में उनके गुण दोषों को परखते हैं। आगे देखते हैं। फिर तर्कना के कितने प्रकार होते हैं? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है, तर्कना के प्रकार होते हैं 4। 4 प्रकार कौन कौन से? एक होता है निगमनात्मक तर्कना, एक होता है आगमनात्मक तर्कना, एक होता है आलोचनात्मक तर्कना और एक होता है सादृश्यवादी तर्कना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है। यह परिभाषा किसकी है? बैरॉन, सिल्वरमैन, रुक या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो ये चिंतन की परिभाषा दे रखी है ये दी गई थी सिल्वरमैन के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर किस प्रकार के चिंतन को आगमनात्मक चिंतन कहते हैं? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सृजनात्मक चिंतन। आगे देखते हैं। आगमनात्मक चिंतन में चिंतक अपनी कल्पना के आधार पर कुछ ऐसी चीजों को जोड़ता है जो प्रस्तुत आंकड़ों से सीधे ज्ञात कर नहीं लिए जा सकते। तो यह परिभाषा किसकी है? बैरॉन, सिल्वरमैन, रुक या फिर कोई नहीं? तो यहां पर जो ये परिभाषा दे रखी है ये परिभाषा है रुक की। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर
मैटलिन के अनुसार समस्या समाधान के कितने पहलू होते हैं? तो कितने होते हैं आप बताएं। तो यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 3 पहलू होते हैं। 3 पहलू कौन कौन से? एक होता है मौलिक, एक होता है लक्ष्य, एक होता है नियम। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मौलिक, लक्ष्य और नियम, ये समस्या समाधान के पहलू होते हैं। किसके अनुसार? मैटलिन के अनुसार। आगे देखते हैं यहाँ पर, चिंतन में मानसिक रूप से सूचनाओं का जोड़ तोड़ सम्मिलित होता है, विशेषकर जब हम संप्रत्यय का निर्माण करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, तर्क करते हैं तथा निर्णय लेते हैं। तो ये परिभाषा किसकी आप बताएं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सेंट्रोक की ये परिभाषा है। आगे देखते हैं यहां पर, यदि रमेश से कहा जाए कि 7 में 5 जोड़ने पर क्या उत्तर आएगा, रमेश इस समस्या को हल करने के लिए किस चिंतन का सहारा लेता है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन या फिर कोई नहीं। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अभिसारी चिंतन। आगे देखते हैं, चिंतन सदैव किसकी ओर उन्मुख होता है? ज्ञान की ओर, मानसिक खोज की ओर, लक्ष्य की ओर या फिर कोई नहीं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है, चिंतन सदैव उन्मुख होता है लक्ष्य की ओर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, तर्क चिंतन की वह प्रक्रिया है जिसमें निष्कर्ष होता है अथवा सामान्य नियमों के आधार पर समस्या समाधान होता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है बताएं। क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्रेवर, सिगमंड फ्रायड या फिर कोई नहीं। तो ये कथन है जेम्स ड्रेवर का। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन सा चिंतन का मूल तत्व है? मानसिक प्रतिमा, तर्कना, निर्णयन, समस्या समाधान या फिर सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ, सभी। यानी जो यहाँ पर चारों दे रखे हैं ये चारों चिंतन के मूल तत्व हैं, मानसिक प्रतिमा, तर्कना, निर्णयन, समस्या समाधान। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन सी विधि समस्या समाधान की विधि है? यादृच्छिक अन्वेषण विधि, स्वतः अन्वेषण विधि, दोनों या फिर कोई नहीं। ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो दोनों विधियां हैं ये समस्या समाधान की विधियां हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, व्यवहारवादियों के अनुसार भाषा का विकास अधिगम के किन सिद्धांतों पर आधारित होता है? साहचर्य, अनुकरण, पुनर्बलन या फिर सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो भाषा का विकास है अधिगम के इन सभी सिद्धांतों पर आधारित होता है व्यवहारवादियों के अनुसार। तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा, साहचर्य, अनुकरण और पुनर्बलन। आगे देखते हैं यहाँ पर, अंतःक्रिया करने के लिए भाषा का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो कितने भागों में किया गया बताएं। तो भाषा का वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से? वाचिक भाषा, एक है सांकेतिक भाषा और एक है आलेखीय भाषा। तो ये आप तीनों ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, भाषा की संरचना एवं नियम को निर्धारित करने वाला मुख्य तत्व यहाँ पर कौन सा है? ध्वनिग्राम, रूपग्राम, वाक्य विन्यास, अर्थ विज्ञान या फिर सभी। तो यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर होगा, भाषा की संरचना एवं नियम को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व ये सभी हैं। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कंटेस्टली, ध्वनिग्राम, रूपग्राम, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान। आगे देखते हैं यहाँ पर, राम बड़ा होकर एक प्रभावशाली व्यापारी बनेगा, यह किस प्रकार का चिंतन है? स्वलीय चिंतन, यथार्थवादी चिंतन, अभिसारी चिंतन या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर अभिसारी चिंतन तो होगा नहीं और यथार्थवादी चिंतन भी होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्वलीय चिंतन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, यदि किसी व्यक्ति से कलम का असाधारण उपयोग बताने को कहा जाए तो वह व्यक्ति चिंतन करके अपनी ओर से कुछ असाधारण बात कलम के
उपयोग के बारे में बतलाएगा। इस प्रकार के चिंतन को क्या कहते हैं? देखिए, जो कलम होता है उसका साधारण उपयोग तो क्या होता है? साधारण उपयोग होता है लिखना, लेकिन उसका यहाँ पर असाधारण प्रयोग के संबंध में बात कर रहे हैं। तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वलीय चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, यथार्थवादी चिंतन या फिर अभिसारी चिंतन। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये होगा सृजनात्मक चिंतन। तो ये आप कंट्रास्टली ध्यान रखिएगा। मोटिवेशन शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश या फिर इंग्लिश? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मोटिवेशन शब्द ये बना है लैटिन भाषा के एक शब्द से। वो शब्द कौन सा है? वो शब्द है मोवियर। ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है गति, गति करना या गति प्रदान करना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो ये मोटिवेशन शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है? ये एक इंग्लिश शब्द है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक चक्र का तत्व है? आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन या फिर सभी? तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी। ये सभी अभिप्रेरणात्मक चक्र के तत्व हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं ये सभी अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन। आगे देखते फिर, तनाव व क्रियाशीलता की अवस्था कहलाती है। आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन या फिर सभी? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है तनाव व क्रियाशीलता की अवस्था कहलाती है प्रणोद। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप कंट्रास्टली ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, किसके तहत व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होता है? अधिगम के तहत, अभिप्रेरणा के तहत, आवश्यकता के तहत या फिर प्रणोदन के तहत? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, प्रणोदन। अधिकतर ने अभिप्रेरणा लगाया होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रणोदन। देखिए, जो अभिप्रेरणा है इसके जो इंपॉर्टेंट स्रोत हैं वो है आवश्यकता। आवश्यकता के बाद में क्या है? आवश्यकता के बाद में है प्रणोदन। ठीक है, और फिर हम किसकी प्राप्ति करते हैं? लक्ष्य की। तो क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है, किसके तहत व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा की ओर अग्रसर होता है? तो प्रणोदन के तहत ही व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा की ओर अग्रसर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रणोदन। इस पुस्तक में यही दे रखा है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक चक्र का सही सोपान है? ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, ये जो दे रखा है ये अभिप्रेरणात्मक चक्र का सही सोपान है। सबसे पहले आवश्यकता आएगी, फिर अंतर्नोद, फिर उद्वेलन, फिर लक्ष्य, फिर उपलब्धि, फिर उद्वेलन की कमी। ये इसका एकदम सही सोपान है। तो ये आप कंट्रास्टली ध्यान रखिएगा। आवश्यकता, अंतर्नोद, उद्वेलन, लक्ष्य, उपलब्धि और उद्वेलन की कमी। आगे देखते फिर, प्रोत्साहन कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। प्रोत्साहन दो प्रकार का होता है। तो ये दो प्रकार कौन कौन से? धनात्मक और ऋणात्मक। आगे देखते फिर, निम्न में से कौन सा जैविक अभिप्रेरक है? भूख, प्यास, नींद, काम या फिर सभी? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी क्या है? जैविक अभिप्रेरक है। भूख, प्यास, नींद और काम। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मुख्यतः अभिप्रेरण कितने प्रकार का होता है? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है मुख्यतः अभिप्रेरण ये होता है दो प्रकार का। और ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? ये है, एक है जैविक अभिप्रेरण और एक होता है मनोसामाजिक अभिप्रेरण। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक में यही दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे देखते फिर, ये क्वेश्चन पिछली बार रीट एग्जाम में आया था। ऐसी कौन सी विकृति है जिसमें व्यक्ति में मोटा हो जाने का असंगत डर बना रहता है, फलतः वह खाना खाना लगभग बंद कर देता है और जो उसका शरीर है वो काफी दुबला पतला हो जाता है? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, डिसलेक्सिया या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, ये इसकी यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है।
तो क्या है, वापस देखते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें व्यक्ति में मोटा हो जाने का असंगत डर बना रहता है। व्यक्ति को लगता है कि मैं मोटा हो जाऊंगा, फलत वह खाना खाना लगभग बंद कर देता है, यानी वो खाना ही नहीं खाता है। ठीक है, तो इससे वो क्या होगा, वो काफी अधिक पतला हो जाएगा। तो ये जो समस्या है, ये जो विकृति है, इसी को कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। आगे देखते हैं फिर। व्यक्ति में बार बार खाने की असाधारण इच्छा होती है, जिसके तहत वह बहुत अधिक खाता है और शरीर का जो वजन होता है जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। तो यह विकृति कौन सी है? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। आप दो ऑप्शन तो पहले ही काट सकते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा होगा नहीं और कोई नहीं भी नहीं होगा, और डिसलेक्सिया भी आपने पहले पढ़ रखा होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, दोनों उल्टे हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। इसमें व्यक्ति अपने आप को भूखा रखता है और इसमें अधिक खाना खाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। वापस देखते हैं बुलिमिया नर्वोसा को। व्यक्ति में बार बार खाने की असाधारण इच्छा होती है, जिसके कारण वह बहुत अधिक खाता है, जिससे उसका शरीर का वजन जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये विकृति कौन सी है? तो यह है बुलिमिया नर्वोसा। ये आप ध्यान रखिएगा। क्या आपको पता है डिसलेक्सिया क्या है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आगे देखते हैं फिर। प्यास दो शारीरिक क्रियाओं का परिणाम है, एक कोशिकाओं में पानी की कमी, दूसरा रक्त की मात्रा में कमी, किस सिद्धांत के अनुसार? तो आप बताइए, भूख प्यास का सिद्धांत, डबल डिप्लेशन सिद्धांत, हार्मोन इफेक्ट सिद्धांत, या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो ये ऊपर कथन दे रखा है, प्यास दो शारीरिक क्रियाओं का परिणाम है, एक कोशिकाओं में पानी की कमी, दूसरा रक्त की मात्रा में कमी, ये है सिद्धांत डबल डिप्लेशन सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर। किस तंत्रिका तंत्र का कार्य शरीर में पानी की कमी की सूचना देना है? तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑस्मो रिसेप्टर्स तंत्रिका तंत्र का। ठीक है, इसका क्या क्या काम है? शरीर में पानी की कमी की सूचना देना। आगे देखते फिर। कौन सा अभिप्रेरक जैव सामाजिक अभिप्रेरक कहलाता है? काम, भूख, प्यास, या फिर कोई नहीं? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो जैव सामाजिक अभिप्रेरक है वो है काम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। यहां पर आगे देखते हैं। जन्मजात अभिप्रेरक नींद के कितने प्रकार हैं? देखिए, आपसे एग्जाम में इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है कि नींद किस प्रकार का अभिप्रेरक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये जन्मजात अभिप्रेरक हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? तो इसके दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से, ये आप ध्यान रखिएगा। एक है तीव्र आंख गतिक नींद, और दूसरा होता है अतीव्र आंख गतिक नींद। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये नींद के दो प्रकार होते हैं। आगे देखते फिर। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरक सामाजिक अभिप्रेरक है? संबंधन अभिप्रेरक, शक्ति अभिप्रेरक, उपलब्धि अभिप्रेरक, या फिर सभी? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये सभी सामाजिक अभिप्रेरक हैं। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर। अभिप्रेरणा के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मैस्लो, सिगमंड फ्रायड, एरिक्सन, या फिर कोई नहीं? तो अभिप्रेरणा के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था मैस्लो के द्वारा। देखिए, इसका अन्य नाम क्या है? मानवतावादी सिद्धांत। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा दिया गया? तो मैस्लो के द्वारा दिया गया। आगे देखते हैं यहाँ पर। मैस्लो के अपने मानवतावादी सिद्धांत में किस आवश्यकता को बताया गया है? शरीर क्रियात्मक अवस्था, सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, या फिर सभी? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इन सभी आवश्यकताओं को दर्शाया गया है मानवतावादी सिद्धांत में। ये आप ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम में इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है कि मैस्लो ने अपने मानवतावादी सिद्धांत में कितनी प्रकार की आवश्यकताएं बताई है? तो 5 प्रकार की। और 5 प्रकार कौन कौन से, ये भी आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। शरीर क्रियात्मक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सभी। तो ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा, सारे मैंने यहाँ पर फैक्ट इंक्लूड कर लिए हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर। निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान का पौराणिक क्षेत्र नहीं है? संज्ञान, संकल्प शक्ति, संवेग, या फिर प्रेरक? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है, मनोविज्ञान का पौराणिक क्षेत्र नहीं है, प्रेरक।
ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो आपसे एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि मनोविज्ञान के जो पौराणिक क्षेत्र ये कितने हैं, तो ये 3 हैं। 3 कौन कौन से? संज्ञान, संकल्प शक्ति और संवेग। आगे देखते हैं यहाँ पर इमोवर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इमोवर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजित करना। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए संवेग शब्द होता है एक, ठीक है। संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? संवेग को इंग्लिश में कहते हैं इमोशन। और जो ये इमोशन शब्द है ये इस शब्द से बना है। और ये किस भाषा का शब्द है? ये है लैटिन भाषा का एक शब्द इमोवर। और इस इमोवर का अर्थ होता है उत्तेजित करना। इमोशन का अर्थ होता है संवेग। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, उक्त परिभाषा है। तो किसकी है? ये है गैल्डार्ड की। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे देखते हैं यहाँ पर संवेग से तात्पर्य एक ऐसे आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजन पैदा होते हैं और फिर उसमें कुछ खास खास व्यवहार होते हैं। उक्त परिभाषा है बैरोन, बर्न, कैंटोविज या फिर सभी। तो संवेग से संबंधित जो यहाँ पर ये परिभाषा दे रखी है, ये परिभाषा इन तीनों की है, बैरोन, बर्न और कैंटोविज की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा सकारात्मक संवेग है? खुशी, परानुभूति, आशावादी या फिर सभी। तो ये तीनों जो दे रखे हैं ये सकारात्मक संवेग है, तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते फिर निम्न में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? क्रोध, भय, दुश्चिंता या फिर सभी। तो ये तीनों नकारात्मक संवेग है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा कि कौन से सकारात्मक संवेग है, कौन से नकारात्मक संवेग है। एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर मस्तिष्क का कौन सा भाग ऋणात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा होता है आप बताएं? ये होता है दायां गोलार्ध। और सकारात्मक संवेगों के लिए कौन सा मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो वो होता है बायां गोलार्ध। आगे देखते हैं यहाँ पर उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यह सिद्धांत दिया गया था डेविस सी मैक्लीलैंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं अभिप्रेरणा का उत्तेजना सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया बताएं? अभिप्रेरणा का उत्तेजना का जो सिद्धांत है वो दिया गया बर्लिन व हैब के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर अभिप्रेरणा का विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था सोलोमन व कॉर्बेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर आपको सत्य कथन बताना है कि कौन सा सत्य है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है स्किनर। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है क्रैच व क्रैचफील्ड। व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन अभिप्रेरणा है मैकडोनल्ड, कोई नहीं या फिर सभी। तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा सत्य कथन है, ये तीनों सत्य हैं, तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये 3 परिभाषा दे रखी हैं अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन से संबंधित। आगे देखते हैं यहाँ पर संवेग कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा संवेग या फिर इमोशन, ये होते 2 प्रकार के, सुखद और दुखद। ये आप ध्यान रखिएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर भी आपको सत्य कथन बताना है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है वुडवर्थ। संवेग व्यक्ति का हृदय है मैकडूगल। संवेग वे घटनाएं हैं जो मनुष्य जिसमें अशांत या उत्तेजित हो जाता है गेट्स, या फिर सभी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये तीनों कथन सत्य हैं। संवेग की परिभाषा ये दे रखी है, ये तीनों सत्य हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन से अधिगम सिद्धांत में उद्दीपक उद्दीपक के बीच साहचर्य होता है? प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत में, प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत में, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में, या फिर अव्यक्त अधिगम सिद्धांत में। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? उद्दीपक उद्दीपक के बीच साहचर्य होता है प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया था पावलोव के द्वारा।
और पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? तो पावलोव ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आगे देखते हैं, बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए, यह युक्ति अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या फिर अव्यक्त अधिगम? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रेक्षणात्मक अधिगम। देखिए प्रेक्षणात्मक अधिगम ये वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर इसकी इंग्लिश आप जान लेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रेक्षणात्मक अधिगम को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आगे देखते हैं, अधिगम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है, अधिगम में व्यवहार में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन होता है, अधिगम वृद्धि व परिपक्वता के कारण होता है। तो यहाँ पर सत्य कथन कौन सा नहीं, आप बताएं। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा अधिगम के बारे में ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट नहीं है। ऊपर के जो ये तीनों कथन है ये अधिगम के बारे में सत्य है, तो इन तीनों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, बालक द्वारा प्रश्न का सफाई से तथा सही उत्तर लिखने पर अध्यापक प्रशंसा करता है, इससे बालक के सफाई से तथा सही उत्तर देने का व्यवहार बढ़ता है। यह कौन से अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट का आंसर क्या होगा? यहाँ पर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत? देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में पुनर्वलन काम कर रहा है। अध्यापक प्रशंसा करता है तो फिर जो बालक है, बालक के सफाई से और सही उत्तर देने का जो व्यवहार है वो बढ़ता है। तो यहाँ पर पुनर्वलन का काम चल रहा है, तो ये सिद्धांत कौन सा होगा? ये होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि स्किनर के द्वारा दिया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, कौन सा अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है? प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या फिर अव्यक्त अधिगम? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा संज्ञानात्मक सिद्धांत है अव्यक्त अधिगम। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए संज्ञानात्मक सिद्धांत को इंग्लिश में कहा जाता है कॉग्निटिव लर्निंग, और संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं अधिगम? तो एक तो है अव्यक्त अधिगम, एक आता है वाचिक अधिगम, और एक और है अंतर्दृष्टि अधिगम। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर निम्न में से कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता है? भाषा, प्रतिमा, संप्रत्यय या फिर प्रतीक? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाषा। आगे देखते हैं, स्वली चिंतन में अभिव्यक्त होती है। तो अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? अभिप्रेरणा की, भाषा की, काल्पनिक विचार तथा इच्छाओं की या फिर वास्तविक स्थिति की? तो अब बताइए स्वली चिंतन में किसकी अभिव्यक्ति होती है? तो ये होती है काल्पनिक विचार तथा इच्छाओं की। ये आप कंट्रास्टली ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर निम्न में से कौन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, स्वली चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन? तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्वली चिंतन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि यथार्थवादी चिंतन के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो ये है अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आगे देखते हैं, श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। यह उदाहरण है अपसारी चिंतन का, जटिल चिंतन का, स्वली चिंतन का या फिर आलोचनात्मक चिंतन का? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, आलोचनात्मक चिंतन का। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? तो ये बना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोवियर से। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है गति करना। ये आप कंट्रास्टली ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है।
आवश्यकता, प्रणोद, उपलब्धि या फिर प्रोत्साहन। तो यहाँ पर जो अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है वो है उपलब्धि। तो यहाँ पर मूल तत्व कौन कौन से है? आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक तथा कर्षण बल से होता है जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। उक्त परिभाषा है मॉर्गन, किंग, विज, स्कोपलर या फिर सभी। तो यहाँ पर जो ये मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा की परिभाषा दे रखी है ये इन सभी की है, मॉर्गन, किंग, विज और स्कोपलर। तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर मनोविज्ञान में हम लोग अभिप्रेरण को एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जो व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करता है तथा एक खास उद्देश्य की ओर व्यवहार को ले जाता है। उक्त परिभाषा है बैरोन, बर्न, कैंटोविज या फिर सभी। तो यहाँ पर जो ये अभिप्रेरणा की परिभाषा दे रखी है ये इन तीनों की है। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभिप्रेरण के मुख्य सामान्य प्रकार होते हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 2। कौन कौन से? जैविक अभिप्रेरण और मनोसामाजिक अभिप्रेरण। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं। संवेग शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण इमोशन है जो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इमोवर से, और इसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर व्यक्ति भालू या शेर को देखता है, भाग जाता है, इसीलिए डर जाता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यह कथन इशारा करता है जेम्स लॉन्जे सिद्धांत की ओर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर पॉलीग्राफ उपकरण का प्रयोग किया जाता है बुद्धि की पहचान हेतु, अभिक्षमता की पहचान हेतु, अभिवृत्ति की पहचान हेतु या फिर झूठ की पहचान हेतु। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, झूठ की पहचान हेतु। तो ये आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं। संवेग एक जटिल भाव की अवस्था है जिसमें कुछ खास शारीरिक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं। उक्त परिभाषा है। तो ये परिभाषा किसकी आप बताएं? तो यहाँ पर जो ये संवेग की परिभाषा दे रखी है ये दी गई थी इंग्लिश तथा इंग्लिश के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपके अलग से चैप्टर है संवेग का 11th क्लास की बुक में, और उसमें ये परिभाषा दे रखी है जो कि इंग्लिश तथा इंग्लिश के द्वारा दी गई थी। आगे देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन गेस्टोल्ट मनोवैज्ञानिक नहीं है? कोहलर, कोफका, वॉटसन या फिर वर्दीमर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वॉटसन। आगे देखते हैं। शरीर के संवेदी ग्राहकों द्वारा प्राप्त प्रारंभिक सूचना कहलाती है। तो क्या कहलाती है आप बताएं? ये कहलाती है संवेदना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर उद्दीपक में जो लुप्त अंश होता है उसे हम प्रत्यक्षीकरण से स्वयं भर देते हैं। यह प्रत्यक्षात्मक संगठन का कौन सा नियम है? निरंतरता, निकटता, समानता या फिर पूर्ति। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये होगा पूर्ति। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर यहां पर आगे देखते हैं। आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे होता है? शुक्राणुओं तथा अंडाणु से, गुणसूत्र तथा जीन्स, सूत्र विभाजन और अर्धसूत्र विभाजन या फिर डीएनए तथा आरएनए। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा आनुवंशिकता से तात्पर्य होता है इनसे, गुणसूत्र तथा जीन से। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन फ्राइड के द्वारा किया गया था? संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या फिर मनोविश्लेषण सिद्धांत।
तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, ठीक है, इनके द्वारा, फ्रायड के द्वारा, इस सिद्धांत का, मनोविश्लेषण सिद्धांत का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जो ये मनोविश्लेषण का सिद्धांत है, इसी के तहत फ्रायड ने चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन की व्याख्या की थी। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, निम्न में से मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सिगमंड फ्रायड, एरिक्सन, हर्लॉक या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन के द्वारा किया गया था। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, पैतृक गुणों व विशेषताओं को कौन निर्धारित करता है? डीएनए, जीन, गुणसूत्र या फिर कोई नहीं? तो पैतृक गुणों व विशेषताओं को निर्धारित करता है जीन। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, विकास का तात्पर्य या फिर अभिप्राय परिपक्वता तथा कार्यपरक सुधार की वह प्रक्रिया है जो संरचना एवं स्वरूप में हो रहे गुणात्मक तथा परिणात्मक परिवर्तनों के फल स्वरूप होती है। विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक है, उक्त कथन है। तो यह कथन किसका है आप बताएं? विकास की ये परिभाषा है यहाँ पर। तो ये परिभाषा दी गई थी हर्बर्ट सोरेनसन के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये परिभाषा मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी गाइड में मिलने वाली है। आरबीएससी की 11th क्लास की बुक में ये दे रखी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने तक सीमित नहीं होता, अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं, उक्त परिभाषा है। तो ये भी एक विकास की परिभाषा है, किसके द्वारा दी गई आप बताएं? ये परिभाषा दी गई थी हर्लॉक के द्वारा। वापस देख लेते एक बार, विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने तक सीमित नहीं होता, अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित होता है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। हर्लॉक की ये परिभाषा है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क में कपालीय तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? तो कितने जोड़े होते हैं आप बताएं? यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 12।